दोस्तों हाल ही में मैंने वडक्कन नाम की मलयालम हॉरर मूवी देखी है जिसे साजिद ए डायरेक्ट करे हैं। इस फिल्म की रेटिंग सिर्फ IMDb प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है जहां इसे मिले हैं एन इम्प्रेसिव 8.3 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम रमन पेरुमलयन से मिलते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और फिलहाल वो फिनलैंड के टेम्पियो यूनिवर्सिटी में भूत प्रेत वाले सब्जेक्ट पे अपनी लेक्चर दे रहा होता है। यहाँ रमन बताता है कि कैसे एक बार किसी केस के दौरान वो एनिली नाम की लेडी से मिला था जो एक सेल्फ स्टाइल्ड सैटेनिक हाई प्रीस्टेस थी। एनिली खुद को विच मानती थी और वो शैतान की पूजा करती थी। एनिली दरअसल पोजेस थी। इनफैक्ट वो एग्जॉर्सिज्म के समय मौजूद सभी लोगों के फैमिली मेंबर्स की डेथ के बारे में बता दे रही थी, इंक्लूडिंग रमन, जबकि वो इन लोगों को जानती तक नहीं थी। रमन का पॉइंट ये था कि पैरानॉर्मल थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, भले ही साइंस इसे कितना भी डिनाई कर ले। इस सेशन के दौरान हम व्यूअर्स एना को भी देखते हैं जो कि रमन की असिस्टेंट है और उसकी लव इंटरेस्ट भी। अब यहाँ रमन के फोन पे किसी मेघा नामक लड़की का बार बार कॉल आ रहा था और रमन इसे इग्नोर करता है। दरअसल कॉलेज डेज के दौरान मेघा रमन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन फॉर सम रीजन इनका ब्रेकअप हो गया था, जिसके बाद रमन इंडिया ही छोड़ दिया था। खैर अगले दिन रमन को केरला पुलिस के ADGP जोसेफ का कॉल आता है जो बताते हैं कि केरला में ब्रह्मगिरी आइलैंड पे एक हॉरर रियलिटी शो शूट हो रहा था जिसका नाम था द हॉन्टेड हाउस। इसमें 6 कंटेस्टेंट्स थे और कई क्रू मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन अचानक यहाँ 7 लोग समाप्त हो गए। इन 7 लोग में से एक रवि वर्मा नाम का भी आदमी था जो कि मेघा का हस्बैंड था। तो इसी सिलसिले में शायद मेघा रमन को कॉल कर रही थी और मेघा के प्रेशर में ही जोसेफ भी चाहता था कि रमन इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। ये सुनते रमन इस बारे में रिसर्च करने लग जाता है जहां वो पाता है कि 6 कंटेस्टेंट्स में से 5 मारे गए और एक बिजॉय नामक कंटेस्टेंट बच गया जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है, काइंड ऑफ कोमा में है। देन यूट्यूबर्स भी इस केस पे वीडियो बना रहे थे सेइंग कि ब्रह्मगिरी के जिस घर में शूटिंग हो रही थी वो एक हॉन्टेड प्लेस है और ये सब लोगों को मारने का काम भूत प्रेत ने किया है। जो भी हो, रमन एना के साथ केरला पहुंचता है और यहाँ वो जोसेफ एंड मेघा से मिलता है। रमन के आने से मेघा वाज वेरी हैप्पी और इनके कॉन्वर्सेशन से हम कुछ बात समझ पाते हैं। लाइक मेघा नाम्बियार कास्ट से है जिसे यहाँ अपर कास्ट माना जाता है और रमन मलायन कास्ट से है जिसे लोअर कास्ट माना जाता है। मेघा और रमन के ब्रेकअप में जरूर कास्ट वाला सीन था क्योंकि यहाँ रमन मेघा को इस बारे में टॉन्ट करता है सेइंग कि नाम्बियास कब से मलायन को छूने लग गए। इसके अलावा एना वाज रियली अनकंफर्टेबल क्योंकि ऑफ कोर्स रमन यहाँ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के केस को हैंडल करने आया था जिसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। एंड मैंने आपको बताया ही है कि फिलहाल एना और रमन रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड है। एनीवेज जोसेफ यहाँ रमन को द हॉन्टेड हाउस के शूटिंग की सारी फुटेजेस एंड एविडेंस देते हैं और वो कहते हैं कि आप इन फुटेजेस को देख लो लेकिन इसे किसी के भी साथ शेयर मत करना। इसके बाद रमन और एना रवि वर्मा के पॉडकास्ट स्टूडियो में ही इन फुटेजेस को प्ले करना शुरू करते हैं। एंड दिस टेल्स अस कि रवि वर्मा एक फेमस पॉडकास्टर था। अब आप पूछ सकते हो कि इन फुटेजेस में क्या था। वेल, शो में जो 6 कंटेस्टेंट्स थे यहाँ उनकी ऑडिशन क्लिप से लेके समाप्त होने तक की पूरी रिकॉर्डिंग्स थी। तो सबसे पहले हम शो के कंटेस्टेंट्स को देखते हैं हु वेर मीरा, शंभू, अलीना, बिजॉय, ताशु एंड नारायणन। ये सभी शो को लेके काफी एक्साइटेड थे और इन्हें ब्रह्मगिरी तक वैन एंड देन एक बोट से ले जाया जाता है। हम देख पाते हैं कि क्रू मेंबर्स भी टेंट के अंदर एकदम रेडी थे एंड इट वाज क्लियर कि क्रू मेंबर्स जानबूझकर घर के अंदर कुछ भूत वाले सेटअप्स किए हैं ताकि कंटेस्टेंट्स को डराया जा सके। तो पहली रात इन्हें शो के होस्ट RK वेलकम करते हैं, देन इन्हें हॉन्टेड हाउस में छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही कंटेस्टेंट्स हाउस के अंदर जाते हैं क्रू वाले जानबूझ के AC का टेम्परेचर गिरा देते हैं ताकि इन्हें लगे कि किसी भूत के कारण टेम्परेचर कम हुआ है। इसके सभी कीज लेके अपने अपने रूम में जाते हैं और यहाँ क्रू वाले मीरा के रूम में फेक नॉकिंग करके उसके विंडो के बाहर एक डरावना सा पुतला को लटका देते हैं जिससे मीरा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो चीख चिल्ला के सबको बुलाती है जहाँ कुछ उसकी बातों को मानते हैं, कुछ कंटेस्टेंट्स नहीं मानते। ओवरऑल फर्स्ट नाइट के एंड तक क्रू वाले घर का अच्छा खासा हॉन्टेड माहौल सेटअप कर दिए थे। अब अगली सुबह कंटेस्टेंट्स इस जगह को एक्सप्लोर करने निकलते हैं क्योंकि शो के रूल्स के मुताबिक जितनी भी शूटिंग होनी है वो सब रात में होगी और डे टाइम कंटेस्टेंट्स
विजिटर्स के लिए पूरी तरह से खाली रहेगा। खैर, ये लोग इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ ये लोग एक ट्री हाउस देखते हैं, जंगल देखते हैं, और एक्सप्लोर करते हुए ये लोग एक बड़े से ट्री के पास पहुंचते हैं, जिसे देख के ऐसा लग रहा था मानो ये ट्री काफी पुरानी है और यहाँ किसी तरह की रिचुअल करी गई है। इन्हें यहाँ एक बॉयलर रूम भी दिखता है जो कि काफी टाइम से अबैंडन था। अब उस रात फाइनली इनके शो का रियल टास्क शुरू होता है, जो कि कंटेस्टेंट्स को पूरे करने थे। तो सबसे पहले इन 6 लोगों को 2 टीम में बंटना था, जहां एक टीम सदर्न साइड ए रूम की तरफ जाएगी और दूसरी टीम बी रूम की तरफ जाएगी। रूम बी की कहानी कुछ ऐसी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे कंपनी स्टेट मैनेजर आर्थर विलियम्स इसी जगह पे अपने बीवी बच्चे को समाप्त किए और फिर खुद भी समाप्त हो गए थे। एनीवेज, तो अब रूम ए की तरफ बिजॉय, अलीना और ताशु जाते हैं, वहीं रूम बी की तरफ मीरा, शंभू और नारायण जाते हैं। रूल्स के मुताबिक दोनों रूम्स में सिर्फ एक एक कंटेस्टेंट ही एंट्री ले सकते थे और बाकी 2 को बाहर वेट करना है। और ऐसे में रूम ए के अंदर अलीना जाती है और बी के अंदर मीरा। यहाँ क्रू वाले अलीना को घोस्ट वगैरह टीवी पे दिखाते हैं, फिर घोस्ट वगैरह ऑपरेशन फील करवाते हैं, देन ईवीएफ मीटर ऑन होता है जिससे अलीना बहुत ज्यादा डर के चिल्लाती है। वहीं मीरा को भी ये लोग सेटअप करके एक नकली घोस्ट दिखा देते हैं, जिससे मीरा भी चिल्ला के भागती है। ओवरऑल क्रू मेंबर्स आज की टास्क में कंटेस्टेंट्स को अच्छा खासा डरा दिए थे और उन्हें अच्छे फुटेजेस भी मिल गए थे उनके रिएक्शन के। अब अगली रात था टास्क 2 विच वाज ट्रेजर हंट। इस टास्क में भी इन्हें 2 टीम्स में बंटना था और इस बार जो टीम हारेगी उस टीम को डायरेक्टली एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कंटेस्टेंट्स को एक क्लू दिया जाएगा जिसे फॉलो करते हुए उन्हें नए क्लूज ढूंढते रहना है और फाइनली ट्रेजर भी ढूंढना है। यहाँ पहली टीम में अलीना, शंभू और बिजॉय होते हैं, वहीं दूसरी टीम में नारायण, मीरा और ताशु होते हैं। अब नारायण एंड टीम तुरंत फर्स्ट क्लू के हिसाब से अपनी सर्च शुरू करते हैं, वहीं शंभू एकदम से पागलों की तरह एक्ट करते हुए जंगलों की तरफ भागता है। कहाँ भागता है? वेल, उस बड़े से रिचुअल वाले पेड़ की तरफ। अब इस ट्री में एक छोटा सा दरवाजा था, मतलब छोटा सा मंदिर जैसा, एज इफ वहां कुछ लॉक्ड है और शंभू को लगता है कि क्लू उसके ही अंदर है। ऐसे में शंभू उस दरवाजे को तोड़ डालता है और उसके ऐसा करते ही अंदर से फायरफ्लाइज और कुछ अजीब चीजें निकलती हैं, जिससे शंभू के गर्दन पे काफी गहरी स्क्रैच आती है। हम ऐसा भी फील करते हैं मानो शंभू के आसपास कोई एंटिटी थी जो कि फ्री हुई थी और अलीना जोर जोर से चिल्ला के सबको बुलाती है। दूसरी टीम के मेंबर्स भी फौरन यहाँ आते हैं और इस पॉइंट पे सेकंड टास्क को बंद किया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो शंभू इंजर्ड हो गया था। ये सब देख क्रू भी डिसाइड करती है कि कल एक दिन ब्रेक लिया जाए ताकि सभी आराम कर सके, यानी कि नेक्स्ट डे कोई शूटिंग नहीं होगी। अब ब्रेक डे की रात शंभू और नारायण पी रहे होते हैं जब नारायण को एक अजीब लाइट दिखती है और शंभू को चंडे की आवाज सुनाई देती है। बाय द वे, चंडे को आप एक तरह का ढोल समझ सकते हैं जो कि साउथ रीजन में एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। शंभू और नारायण इस साउंड और लाइट का पीछा करके वापस उसी ट्री के पास पहुंचते हैं और यहाँ शंभू नशे की हालत में स्टोन पे दारू फेंक के आग लगा देता है, फिर उस पे सूसू करने लगता है। सभी शंभू को लेने आते हैं लेकिन शंभू उनके साथ नहीं जाता, रादर वो बाकियों को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। ऐसे में सभी शंभू को वहीं छोड़ घर की ओर चल देते हैं। अब इस पॉइंट पर रमन फुटेजेस को पॉज करता है और आयशा जी को कॉल लगाता है, जो कि फोकलोर और एंथ्रोपोलॉजी एक्सपर्ट थी। आयशा जी बताती हैं कि ब्रह्मगिरी एक ऐसी जगह है जहां पे ढेर सारे एंशिएंट रिचुअल्स एंड बरियल स्टोन्स हैं। वहां केव पेंटिंग्स, रॉक आर्ट और इवन ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स के बरियल स्टोन्स हैं। आयशा जी कहती हैं कि वो ब्रह्मगिरी के बारे में और पता करके रमन को कांटेक्ट करेंगी। खैर, तो इसके बाद रमन वापस फुटेज देखना शुरू करता है, जहां 5 कंटेस्टेंट्स अब हाउस के अंदर आ गए थे एक्सेप्ट शंभू। बिजॉय शंभू को ढूंढते हुए बाहर कुएं के पास जाता है, जहां वो शंभू को कुएं के अंदर रस्सी से लटकता पाता है। जी हाँ दोस्तों, शंभू खत्म हो चुका था और ये देख बाकी 5 कंटेस्टेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब क्योंकि आज ब्रेक डे था तो कैमरा क्रू में भी सिर्फ 2 लोग ही थे और वो भी कैमरा पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। शंभू वाले इंसिडेंट के बाद 5 कंटेस्टेंट को घर के कमरे में घोस्टली बर्न्ड फुटप्रिंट्स दिखाई देती हैं। नारायण ड्रंक हालत में लाइट के पीछे भागते हुए बॉयलर रूम के पास पहुंच जाता है, जहां उसके ऊपर बर्निंग कोल गिरता है और वो भी खत्म हो जाता है। इस सब के बीच हम दोनों कैमरा क्रू मेंबर्स को भी खत्म पाते हैं, यानी अब तक 4 लोग खत्म हो गए हैं। अब बचे थे तो सिर्फ ताशु, मीरा, अलीना एंड बिजॉय और ये चारों घर के अंदर थे। मीरा किचन में जाती है, जहां एक अदृश्य शक्ति मीरा पे हमला कर देती है और उसका सर माइक्रोवेव में डाल के उसे समाप्त कर देती है। सभी मीरा की हालत देख एकदम डर जाते हैं और यहाँ एकदम से नारायण आ जाता है। नाउ इट वाज क्लियर कि ये नारायण नहीं बल्कि उसका घोस्ट है, क्योंकि हम व्यूअर्स पहले ही नारायण को समाप्त होते देख पाए थे। नारायण यहाँ अपने चेयर के साथ ही अजीब तरह से मूव करके अलीना और ताशु पे हमला कर देता है, जिससे ये दोनों लड़कियां भी खत्म हो जाती हैं। बचता है तो सिर्फ बिजॉय, जो कि भागते हुए पानी में जाता है। इनफैक्ट हम ये जान पाते हैं कि नेक्स्ट डे बिजॉय यहाँ से रेस्क्यू भी हो गया, लेकिन उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है और वो कोमा में है।
अब दोस्तों जब रमन इन फुटेजेस को देख रहा होता है तो फ्रेम बाय फ्रेम मूव करके कई जगह क्लियरली एक एंटिटी को देख पा रहा था जो कि नारायण को पजेस करी थी। खैर तो अगले दिन रमन आयशा जी से मिलता है जो कि बताती है कि ब्रह्मगिरी के लोग एक स्पेशल गॉडेस की पूजा करते थे जिन्हें वो मदर कहते हैं। बेसिकली ये प्रकृति की पूजा है और ये एक तरह से द्रविडियन लोर था। कई 100 साल पहले इस जगह को कोलुथानाडु के किंग्स रूल करते थे और ये पर्टिकुलर आइलैंड लस्ट और वेंजेंस का लैंड है। 1775 के दौरान ब्रह्मगिरी पे एक ताकतवर और क्रूर लैंडलॉर्ड का राज था जिसका नाम था कुलशेखरन। यहीं पे एक मुकिल नाम की अत्यंत सुंदर लड़की भी रहती थी। कुलशेखरन अपनी दूसरी शादी मुकिल से किया था एंड इन जनरल वो एक वुमेनाइजर था, लेकिन उसकी मर्दांगी मुकिल के सामने फीकी पड़ जाती थी। कुलशेखरन मुकिल को हमेशा बंद करके रखता था ताकि किसी और की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन साल में एक बार थेयम सेलिब्रेशन के टाइम पे मुकिल बाहर आती थी। अब कुंजाम्बू करके एक बंदा था जो कि कुलशेखरन के हिसाब से लोअर कास्ट मलायन था और उसे कभी भी कुलशेखर के मैंशन के आसपास आना अलाउड नहीं था, लेकिन थेयम सेलिब्रेशन के दौरान कुंजाम्बू गॉडेस बन के परफॉर्म करता था क्योंकि मलयन ही ये रिचुअल कर सकते थे, इसीलिए उस दिन वो मैंशन पे अलाउड था। तो थेयम फेस्टिवल के टाइम पे जब कुंजाम्बू तैयार होता है तो मुकिल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। ऐसे में मुकिल और कुंजाम्बू इंटीमेट होते हैं और कुलशेखरन ये सब बाहर से देख लेता है। अब इस सब के बाद जब कुंजाम्बू परफॉर्म करता है तो बीच में ही उसका डिवाइन डांस रुकता है क्योंकि वो अपना व्रत तोड़ा था इंटीमेट होके। डिवाइन डांस के रुकने से गांव वाले परेशान थे और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुकिल कुंजाम्बू पे नहीं बल्कि उसके गॉडेस वाले फॉर्म में इंटरेस्टेड थी, यानी जब उस पे डीटी आती हैं। अब कुलशेखरन तो पहले से ही कुंजाम्बू से बदला लेना चाहता था और ऐसे में जब कुंजाम्बू परफॉर्म कर रहा था तो वो एक सांप के पूजने वाले इंसान से कुंजाम्बू के सीने के आर पार सरिया घुसवा देता है। इससे कुंजाम्बू समाप्त हो गया और जिस टाइम पे वो खत्म हुआ उस टाइम पे वो मेटाफिजिकल स्टेट में था, यानी ना तो वो पूरी तरह से ह्यूमन था ना ही गॉडेस था। उस दिन के बाद ब्रह्मगिरी में अजीब घटनाएं होने लगी, लाइक फसल खराब होना, लोगों का अपने आप समाप्त हो जाना, लाइव स्टॉक्स का खत्म होना वगैरह वगैरह। ऐसे में लोकल एरिया के राजा आते हैं और वो लेजेंडरी पेरुमलायन यानी डिवाइन ऑरेकल की मदद लेते हैं। पेरुमलायन कुंजाम्बू के स्पिरिट को एक कव में ट्रैप कर देते हैं और दोस्तों ये वही जगह है जहां बड़ी सी वृक्ष थी, देन छोटे छोटे विंडोज थे, मतलब द्वार था जिसको शंभू ओपन कर दिया था। कुंजाम्बू को कैद करने के बाद राजा ब्रह्मगिरी को बाकी सिविलाइजेशन से कट ऑफ कर दिए ताकि कोई गलती से भी कुंजाम्बू को फ्री ना कर दे। हाल ये था कि ब्रह्मगिरी में जानवर तक नहीं जाते हैं, ना ही पक्षी इस रीजन के ऊपर से उड़ते हैं। फिर कई सालों बाद ब्रिटिशर्स इस जगह पे आते हैं और वो कुलशेखर के घर वाली जगह पे मैंशन बनवाते हैं। वैसे ब्रिटिशर्स भी उस रिचुअल वाले पेड़ के साथ छेड़छाड़ नहीं किए थे, ऑल्दो आर्थर विलियम्स के साथ क्या हुआ ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन प्रेजेंट टाइम में इस जगह पे ह्यूमंस रियलिटी शो करने गए और फिर क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। सो दोस्तों ये सब पता लगने के बाद रमन और एना डिसाइड करते हैं कि ये लोग तहकीकात करने ब्रह्मगिरी जाएंगे और यहाँ मेघा भी इनके साथ आती है। रास्ते में रमन सो जाता है और एना एंड मेघा बात करती हैं। यहाँ मेघा बताती है कि फैमिली के कारण रमन और मेघा का ब्रेकअप हुआ था, ऑल्दो मेघा क्लियरली सब कुछ नहीं बताती। खैर ये लोग ब्रह्मगिरी हाउस पहुंचते हैं, देन पूरा एरिया छानबीन करते हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ कैमराज, ईवीएफ एंड अदर इक्विपमेंट्स वगैरह सेटअप कर देते हैं। रमन को यहाँ एक सीक्रेट कमरा भी मिलता है जिसे देख ऐसा लग रहा था मानो ये मुकिल का कमरा रहा होगा, क्योंकि इस कमरे के अंदर एक डब्बे में थेयम वाली ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स रखी हुई थी। आगे रमन बताता है कि यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली ये कि बिजॉय सबको खत्म करके निकल गया और अब वो कोमा में है। सेकंड पॉसिबिलिटी है डिमोनिक पोजीशन की और थर्ड पॉसिबिलिटी है टेरिटोरियल रेसिड्यू एनर्जी की। अब डिमोनिक पोजीशन तो आप लोग समझते हैं, तो चलो हम लोग टेरिटोरियल रेसिड्यूअल एनर्जी पे बात कर लेते हैं। बेसिकली कोई भी इंसान जो कि इस दुनिया को बिना अपनी इच्छा पूरी किए छोड़ जाता है, मतलब उसकी अधूरी इच्छा रह जाती है, तो वो एक्चुअली में इस दुनिया से जा नहीं पाता, रादर एज रेसिड्यूअल एनर्जी स्टक हो जाता है। तो इन रेसिड्यूअल एनर्जीज को रिलीज करने के लिए हमें इनसे कनेक्ट करना पड़ता है और ये रिचुअल कई धर्मों में भी होता है। ये सब बताने के बाद रमन घर के मेन डोर पे एक एंकलेट लटका देता है। ना जब रमन, एना और मेघा खा रहे होते हैं तो एक अदृश्य शक्ति मेघा पे हमला कर देती है। इसके बाद यहाँ एकदम से असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है और रमन इनकी फोटोज लेने की कोशिश करता है। फिर ऑडियो डिवाइसेस में बीपिंग सिग्नल पिक करने लग जाती है और घर की लाइट चली जाती है। एना जनरेटर को ऑन करने जाती है और इसी बीच मेघा को लगता है मानो रमन उसके करीब आके उसे टच कर रहा है, लेकिन असल में रमन उससे काफी दूर था और ये सब एंटिटी का काम था। दिन एकदम से मेघा पजेस्ड होकर अजीब हरकतें करने लगती है और फिर बेहोश हो जाती है। रमन तुरंत घर के बाहर चेक करने जाता है और तब तक पजेस्ड मेघा होश में आके एना पे ही हमला कर देती है। मेघा यहाँ एना को खत्म भी कर देती है अगर एन वक्त पे रमन आके उसे कंट्रोल नहीं करता। इस घटना के बाद रमन मेघा को बांध देता है और खुद बाहर छानबीन करने जाता है। वहीं मेघा अपने होश में आके एना से माफी मांगती है और वो प्लीज वगैरह बोल के एना को इस बात के लिए कन्विंस कर लेती है कि एना उसके हाथ खोल दे। एना भी मेघा की बातों में आके उसे ओपन कर देती है, जिसके बाद मेघा बाहर जाती है और वो अपने सारे कपड़े उतार के रमन तक पहुंच के उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है।
रमन यहाँ फिर से मेघा को कंट्रोल करता है, देन उसे कपड़े पहनाता है और फिर से उसे बांध देता है। इसके बाद हम कुछ और असाधारण गतिविधियां देखते हैं, लाइक अजीब तरह के स्केयर क्रोज घर के बाहर आ जाते हैं और कुछ लाइट्स वगैरह निकलती है। देन एकदम से रमन का हाव भाव बदल जाता है और वो एना पे चिल्ला देता है। एना डरते हुए बाहर भागती है और वो ट्री हाउस पे चढ़ जाती है। रमन एना को मनाने उसके पीछे जाता है, लेकिन अगले ही क्षण एना ट्री हाउस से गिर जाती है और वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। तो इस पॉइंट तक मेघा अपने होश में आ चुकी थी और वो समझ गई थी कि अब रमन पजेस्ड हो चुका है। रमन कमरे में आके मेघा पे चिल्लाता है और वहीं पीछे स्क्रीन पे बाहर की रिकॉर्डिंग्स प्ले होती है, जिसमें हम क्लियरली देख पाते हैं कि ट्री हाउस से एना गिरी नहीं थी, बल्कि पजेस्ड रमन उस पे हमला करके उसे नीचे फेंक दिया था, जिससे एना समाप्त हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट तक रमन वॉज आउट ऑफ कंट्रोल और वो गुस्से में इस एंटिटी को चैलेंज करता है। ये एंटिटी रमन के सामने टेबल को हवा में लेविटेट कराती है। देन रमन दौड़ते हुए बाहर जाता है और वाटर बॉडी में समा जाता है। कुछ देर बाद रमन पानी में फ्लोट करता हुआ दिखता है और वो पानी से बाहर निकलता है। हम चेंडे एंड रिचुअल्स की साउंड सुन पाते हैं और रमन यहाँ थेयम रिचुअल्स वाले ड्रेस पहनना शुरू करता है, स्पेसिफिकली कुंजाम्बू की गॉडेस वाली ड्रेस। देन रमन पजेस्ड हालत में बाहर आग जला के थेयम परफॉर्म करता है और मेघा किसी तरह खुद को आजाद करती है। अब इससे पहले रमन खुद को आग में झोंक देता, मेघा उसे रोकती और समाव उसे खींच कर कार में बिठाती है। देन मेघा कार में ही रमन को लेके इस जगह से निकल जाती है। अब कार के अंदर रमन को एंकलेट की आवाज आती है और हम देख पाते हैं कि वो अब भी पजेस्ड है। तभी मेघा को फोन पे आयशा जी की वॉइस नोट आती है, जो कि कह रही थी कि तुम लोग किसी भी हाल में ब्रह्मगिरी से निकलो, अपनी रिसर्च वगैरह को बंद करो, क्योंकि ये डीटी एक ट्रिक्स्टर है। भूल के भी इस डीटी की पूजा मत करना, लैंप मत जलाना, क्योंकि इससे कुंजाम्बू की स्पिरिट वापस जन्म लेगी और वो एक ट्रिक्स्टर है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि रमन पूजा एंड रिचुअल्स वगैरह ऑलरेडी कर चुका है। इस पॉइंट पे रमन एकदम से मेघा की कार को ब्रिज पे रुकवाता है। देन वो बाहर जाके अजीब बिहेव करता है, व्हिच इंडिकेट्स कि वो अब भी पजेस्ड है। मेघा किसी तरह उसे कार में लाने की कोशिश करती है, लेकिन रमन जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। मेघा कार में आके उसे घर चलने को कहती है, लेकिन रमन लेट्स गो होम बोल के यहाँ कार को ब्रिज से जंप करवा के नदी में डुबो देता है। देन एकदम से हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि मरने के समय आत्मा फ्री हो जाती है और समय रिवर्स में ट्रैवल करता है। रमन ड्रिफ्ट किया थ्रू हश बिटवीन नाउ एंड फॉरएवर, लेकिन रमन अकेला नहीं था। वो अपने साथ कुंजाम्बू की इविल स्पिरिट को भी ड्रैग करने का ट्राई किया इनटू अननोन, लेकिन कुंजाम्बू को मर्सी नहीं चाहिए था, रादर अ विटनेस। कुंजाम्बू बिट्रेयल को रिवील करना चाहता था कि कैसे ह्यूमंस गॉड्स को भी बुचा किए। बेसिकली ये सब एक एंड नहीं बल्कि एक बिगिनिंग थी। यहाँ हम को फाइनली एक सीन दिखाया जाता है जहाँ रमन पानी में वूम्ब वाले चाइल्ड पोज में होता है। देन एक नग्न बच्चा जो कि थेयम वाले मेकअप में था, वो रमन की घड़ी लेता है जिसके सारे कांटे उल्टे चल रहे थे। ये बच्चा इस घड़ी को लेके भाग जाता है और सीन जूम आउट होता है। अब ये सीन किसी पेंटिंग जैसी दिख रही थी, जिसके बारे में हम थियरी सेक्शन में बात करेंगे, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वडक्कन फिल्म की कहानी, और यहाँ एंडिंग को लेके आप सभी के मन में ढेर सारे सवाल होंगे, बट डोंट वरी, मैं एक एक करके आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। सो सबसे पहले आपको यहाँ कुंजाम्बू की पूरी स्टोरी समझनी होगी, जो कि मैंने आपको वीडियो के दौरान बता रखा है। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज दैट कि कुंजाम्बू की मौत आम नहीं थी, वो गॉडेस द्वारा पजेस्ड स्टेट में ही मर गया था, एक ऐसे बीच के हालत में जो उसे हमेशा ब्रह्मगिरी की जमीन पे भटकने और बदला लेने के लिए बाध्य कर गया। उसके रिमेन्स को उसी बड़े से रिचुअल वाले पेड़ के नीचे दफन किया गया था, मतलब वहीं पे उसे बाइंड कर दिया गया था, काइंड ऑफ लॉक कर दिया गया था। और यहाँ मैं उसी लकड़ी वाले छोटे से डोर्स की बात कर रहा हूँ जो कि ट्री के नीचे थी, मंदिर टाइप, जिसे ब्रिटिशर्स भी टच नहीं किए थे। लेकिन रियलिटी शो के शूटिंग के दौरान शंभू इस जगह को ओपन करके कुंजाम्बू को काइंड ऑफ आजाद कर दिया। अब फिल्म इस बात को साफ कर देती है कि वो कुंजाम्बू का ही भूत है जो पुनर्जन्म लेने की कोशिश कर रहा है और अपने शहर में घुसने के लिए बदला लेना चाहता है। लेकिन ये हॉरर एक मेटाफर भी है छुपाए रखने का। कुंजाम्बू एक लोअर कास्ट का आदमी था और अनटचेबिलिटी और दबे हुए लोगों के साथ जो जाति होती है वो हमें फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। इवन मॉडर्न एरा में रमन के साथ वही हुआ था। I mean, रमन और मेघा एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन मेघा की फैमिली न सिर्फ इनके रिश्ते को तोड़ दिए बल्कि वो रमन को पीटे भी थे, और इसी वजह से रमन को देश छोड़ के जाना पड़ा था। तभी रमन मेघा को टॉन्ट भी कर रहा था, सेइंग कि तुम बड़े नामबियार लोग कैसे हम मलायन लोगों को टच करने लग गए। एना भी जब मेघा से इनके ब्रेकअप के बारे में पूछती है तो एना टॉन्ट्स आस्किंग कि तुम रमन के लिए क्यों नहीं लड़ी। ऑल्दो फिल्म के एंड में मेघा रमन के लिए लड़ती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान मेघा भी एक बार पजेस हुई थी, एंड आई बिलीव कि वो मुकिल की स्पिरिट से पजेस हुई थी। तभी तो वो रमन पे लस्ट कर रही थी, और रमन पे ही क्यों? क्योंकि रमन की न्यू जनरेशन है ऑफ कुंजाम्बू। देखो, कुंजाम्बू मलायन था, रमन भी है। देन कुंजाम्बू को पेरू मलायन ने कैद किया था, और रमन का पूरा नाम क्या है? रमन पेरू मलायन। सो यू सी, रमन इस सबसे पूरी तरह से कनेक्टेड है, और यही बात फिल्म में हिडन है, जो कि थोड़ा गौर
करने पे हम समझ पाते हैं। नाउ जब कुंजाम्बू द्वारा पजेस्ड रमन कार पानी में गिरा देता है तब मेघा और रमन डूब जाते हैं और फिल्म समय और स्थल को पार करती है सरियल विजुअल्स के साथ। जब एक आदमी मर जाता है तो समय उनके लिए उल्टा चलना शुरू हो जाता है और हम रमन को देखते हैं जो लगभग फीटल पोजीशन में पानी में लेटे हुए है। तब एक छोटा लड़का जो रमन जैसा ही कपड़ा पहना हुआ था वो उसके घड़ी को उठाता है। घड़ी हर दिशा में चल रही होती है, देन लड़का घड़ी चुरा लेता है और भाग जाता है जबकि रमन पानी में ही लेटा रहता है। आखिरी मेटाफर जो है वो बचपन की तरफ पॉइंट आउट करता है जहां वापस जाना है और शायद वही जिंदगी दोबारा जीनी होगी जो रमन ने जी है। यही चीज हमें फोकलोर, ओरल हिस्ट्री और ऑप्रेस्ड लोगों के सरफेस पर वापस आने की साइक्लिक प्रकृति के बारे में बताता है, चाहे उनकी आवाज को समाज और उसकी कल्चरल हायरार्कीज कितनी भी दबा दे। जैसे ही पास्ट जीवित लोगों के शरीर को फाड़ते हुए आता है, फिल्म क्लोजर देने से इनकार करती है और ये मेमोरी, स्टोरी और पुनर्जन्म के हॉन्टिंग साइकिल में खत्म होती है। ये इमर्जिंग इंडियन सोसाइटल हॉरर के कैनन में इमिटेशन के रूप में नहीं बल्कि मिट्टी की अपनी कहानी को डेयरिंग तरीके से वापस लाने के रूप में शामिल होती है। एक कहानी जो खून बहाती है, गाती है और चुप होने से इनकार करती है। अब फिल्म के शुरुआत में हमें एक फोटो दिखाई जाती है which was a soul's journey to the afterlife, heaven or hell, जो कि इंस्पायर्ड है by landscape with Sharon crossing the Styx by Flemish Northern Renaissance master Joachim Peytner 1515। अब आई नो फोटो का नाम बहुत लंबा सा है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये फोटो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखती है टू द एंड सीन जहां रमन पानी में लेटा होता है। ये पेंटिंग भी ट्रांजिशन के सफर को दिखाती है जहां एक इंसान लाइफ से आफ्टर लाइफ के बीच जाता है। वैसे ही रमन भी जीवन से मरने की तरफ बढ़ रहा है। रमन का फीटल पोजीशन में होना एक तरीके से बचपन की तरफ वापस जाना, ये जिंदगी के शुरुआत की तरफ लौटना है। एंड ऑफ कोर्स ये एक मेटाफर हो सकता है पुनर्जन्म का, जैसे फोकलोर और ऑप्रेस्ड लोगों की आवाजें हमेशा जिंदा रहती हैं और कभी न कभी उनका वापस आना तय होता है, चाहे उनकी आवाजें कितनी भी दबाई जाए। कुंजाम्बू का भूत जो रमन को पजेस करता है वो एक तरीके से लोअर कास्ट के लोगों की इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन को दिखाता है। रमन जो पेरुमलायन नाम से जाना जाता है वो अपने आप को उस पुरानी कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता है, जस्ट लाइक कुंजाम्बू जिसकी मौत एक इवेंट थी जो आज तक उस जमीन पर भारी है। रमन का पोजीशन होना इस बात को दिखाता है कि ऑपरेस्ड लोग कभी भी अपनी पुरानी कहानियों से छुपकर नहीं निकलते, वो हमेशा उस हिस्ट्री से जुड़े रहते हैं। और जब वो छोटा लड़का घड़ी उठाता है तो वो एक नई जनरेशन का सिंबल हो सकता है जो पुरानी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स को अपने साथ ले जाता है। घड़ी जो हर दिशा में चल रही होती है वो टाइम का सिंबल है जो हमेशा अपने रास्ते पे चल रहा होता है, लेकिन हमारे पास्ट की कहानियां हमेशा अपने साथ आती है। लड़का जो घड़ी चुरा लेता है वो एक तरीके से रिबेलियन या फिर अपनी लाइफ के सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करता है, जहां वो पुरानी कहानियों से लड़ता है मगर वो कभी उनसे छुटकारा नहीं पाता। इन सब चीजों से फिल्म का डीपर मीनिंग ये है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हम उसे भागने की कितनी भी कोशिश करें। यहाँ पे कुंजाम्बू का भूत एक मेटाफर है उन पुरानी और दबाई गई आवाजों का जो कभी भी समाज के कल्चरल हायरार्की से लड़कर ऊपर आ जाती हैं। सो यू सी फिल्म में कई डीपर मीनिंग्स है जो कि मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है, मतलब जितना मुझे समझ आया है उस हिसाब से। अब यहाँ मैं थेयम पे भी थोड़ी बात कर लेता हूँ, ऑल्दो मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पे मैं ऑलरेडी अपनी एक पुरानी वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो थेयम केरला के नॉर्थ मालाबार रीजन, खास करके कन्नूर, कासरगोड और वायनाड डिस्ट्रिक्ट्स में एक पुराना और पवित्र लोक नृत्य है। ये डांस फॉर्म हिंदू धार्मिक रिचुअल्स, माइम और म्यूजिक का एक ब्लेंड है जिसमें परफॉर्मर ट्रांस में जाकर देवता और देवी के रूप में आकर अपने आप को समर्पित करते हैं। इसमें लगभग 400 अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि रक्त चामुंडी, कड़ी चामुंडी, मुचिलोट्टू भगवती, गुलिकन, विष्णु मूर्ति और पुट्टन। हर एक रूप की अपनी कहानी, कॉस्ट्यूम और मेकअप होती है। परफॉर्मर्स अपने शरीर को टर्मरिक और लाइम से रंगते हैं, देन इलैबोरेट हेडगियर, वुडन प्लेट्स और कोकोनट फ्रॉन्ट से बना स्कर्ट पहनते हैं। रिचुअल के दौरान परफॉर्मर एक ट्रांस लाइक स्टेट में चला जाता है जिसमें वो देवता के रूप में अपने आप को समझता है। लोग उससे ब्लेसिंग्स लेने आते हैं और वो उन्हें राइस या टर्मरिक पाउडर देकर आशीर्वाद देता है। ये एक प्रकार का कम्युनिटी बॉन्डिंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। थेयम का सीजन अक्टूबर से लेकर जून तक होता है और ये अक्सर टेम्पल, सेक्रेड ग्रोव्स जिसे काबू आप कह सकते हैं या एंसेस्ट्रल होम्स जिसे आप थरावाडू कह सकते हैं, वहां परफॉर्म किया जाता है। ये केरल का एक पवित्र लोक नृत्य है जो कि वहां के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक अहम हिस्सा है। सो यस, इसी के साथ मैंने यहाँ फिल्म से जुड़ी सारी थ्योरीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और यहाँ मैंने थेयम पे भी थोड़ी बात कर ली है। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सारे चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।